नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश हरियाणा, जिला सिरसा। जिला सिरसा के थाना सदर पर एक गांव है सिकंदरपुर। सिकंदरपुर में 28 नवंबर 2025 को सवेरे सवेरे 8 बजे, 7 या 8 बजे के आसपास एक डीसीएम से 3 लोग थाने के सामने उतरे, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और एक छोटा बच्चा था। ड्यूटी पर वहाँ जो भी ड्यूटी ऑफिसर थे, उनसे उन्होंने महिला पुरुष दोनों ने जिद की कि मुझे इंस्पेक्टर इंचार्ज से मिलना है, बड़े साहब से मिलना है। उसने कहा, आप बात बताइए, बड़े साहब को भी आने में समय लगेगा, तैयार हो रहे हैं। उनका साहब हम इंतजार कर लेंगे। वो पति पत्नी और वो छोटा बच्चा वहीं थाना कैंपस में बरामदे में बैठ गए। 1 घंटे बाद करीब जब प्रभारी निरीक्षक तैयार होकर दिन के कामकाज के लिए थाने पर आए, उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ। पुरुष ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम राजकुमार है और ये मेरी पत्नी है सुनीता और ये मेरा बेटा है। मैंने अपनी मां को मार दिया है। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर मां और उसके प्रेमी को मार दिया है। इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। तुम्हारी मां और उसका प्रेमी? बोले, हाँ साहब, मेरी मां करीब 45 साल की थी और उसका प्रेमी भी करीब 45 से 50 के बीच का रहा होगा। उसने कहा, क्यों मार दिया? उन्होंने कहा, साहब बड़ी बदनामी हो रही थी, बहुत परेशान थे। एक तो वो चोरी भी करता था, सीनाजोरी भी करता था। तो उन्होंने कहा, इसमें मारने वाली क्या बात थी? तुमको आके थाने पे बताना चाहिए था। कहाँ हैं वो लोग? उन्होंने कहा, साहब दोनों लाशें में डीसीएम पर लाद कर थाने पर ले आया हूं। अच्छा, ये बात हो रही थी तो और जो वहां मुंशी, दीवान, कांस्टेबल, पहरा, ये सब नजदीक आ गए कि ये आदमी क्या बता रहा है। फौरन वहां से बाहर डीसीएम की तरफ इंस्पेक्टर भी और पुलिस फोर्स भी पीछे पीछे भागा। एक सिपाही ने ऊपर डीसीएम के ऊपर जाकर उसका जो डाला होता है, पीछे का जो दरवाजा सा होता है, हाफ दरवाजा, उसको खोला। उसमें भीतर 2 लाशें पड़ी थी, एक पुरुष की और एक महिला की। बड़े आश्चर्य में उसने पूछा कि भाई तुमने मारा भी, मार के यहाँ तक ले भी आए, तुम्हें डर बिल्कुल नहीं लगा? उन्होंने कहा, साहब इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने किया, मेरी पत्नी ने किया, और हम लोग ये बताने के लिए आपके पास आए हैं कि इसमें कहीं किसी दूसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं किसी दूसरे का कोई काम नहीं है। हमने ही अपनी माँ और उसके प्रेमी को मारा है। पुलिस ने पूछा, प्रेमी कौन है? उसने बताया, साहब ये लेखचंद है और ये मेरी माँ है अंगूरी देवी। मैं उसका इकलौता लड़का हूँ। मेरी बहनें और हैं, लेकिन मैं उसका इकलौता लड़का हूँ। ये मेरी पत्नी है और मेरे 3 बच्चे हैं। पास में खड़े एक सब इंस्पेक्टर ने बड़े विस्मय से पूछा कि भाई तो तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारी माँ की उम्र क्या है? उनका, साहब आप देख लीजिए, मेरी भी उम्र देख लीजिए और मेरी माँ की भी उम्र देख लीजिए। मैं 23-24 साल का हूँ और मेरी माँ 45 से 50 के बीच की होगी। अब खैर, किसी को पकड़ना नहीं था, कहीं कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं थी। सिंपल ये था कि सबूतों को इकट्ठा करने के लिए क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम को वहाँ पर बुलवाना था, मौके पर जांच पड़ताल और एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि किन्हीं परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, किसी दूसरे द्वारा किए गए अपराध को कोई व्यक्ति अपने ऊपर ओढ़ लेता है, क्योंकि उसे नफा नुकसान जब वो देखता है
कि जिसने सही सही किया है अगर वो पकड़ गया, जेल चला गया तो ज़्यादा नुकसान होगा, और अगर मैं इस अपराध को अपने ऊपर ओढ़ लूँगा तो मेरे जेल जाने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और जो असली अपराधी है वो मुझे छुड़ा लेगा। बहुत बहुत बार ऐसी घटनाएँ हुई हैं और इसी घटना की वजह से पुलिस कितना भी कोई कन्फेशन करे लेकिन एविडेंस इकट्ठा करती है ताकि ट्रायल में कोई दिक्कत ना हो। लिहाजा पुलिस ने भी अपने इत्मीनान से एफएसएल की टीम को बुलवाया, पूरी टीम, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को बुलवाया, अधिकारियों को सूचना दी और इंतज़ार किया कि जब एफएसएल की टीम आ जाएगी तब उसके साथ हम लोग मौके पर चलेंगे। इसी वजह से देर हो गई। सुबह की ये 7-8 बजे की सूचना में शाम को 7 बजे प्रभारी निरीक्षक, मैं सारे दल बदल सारी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर उसने दिखाया कि साहब देखिए ये कमरा है जिस कमरे में मेरी माँ और उनका प्रेमी अंगूरी देवी, मेरी माँ और उनका प्रेमी लेखचंद आपत्तिजनक अवस्था में मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, और ये मेरा ही घर है। लेखचंद का घर उस पार सामने की तरफ है। मैंने जब टोकने की और वो करने की कोशिश की तो मेरी माँ ने लेखचंद का ही उसी की साइड ली, उसी की पैरवी की या उसको निर्दोष बताती रही कि मैंने बुलाया है, तुमसे क्या मतलब। इतना सुनते ही मैंने सबसे पहले लेखचंद को जमीन पर गिराकर और माँ की चुन्नी से उसकी गर्दन कस दी ताकि वो किसी कीमत पर न बचे। मेरी माँ ने लेखचंद के मारे जाने का जब विरोध शुरू किया तो मेरी पत्नी ने उसी तरह से, उसी चुन्नी से उसका भी गला घोट दिया। शाम तक हम लोग उसी कमरे में रहे, अपनी माँ के कमरे में मैं और मेरी पत्नी बैठे रहे। हम सवेरे होने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि हम इस लाश को कहीं और ले जाकर हटा दें, फेंक दें या डिस्पोजल, जिसको कहते हैं, डिस्पोजल कर दें। मैंने उसी समय ये तय कर लिया था कि मैं इन दोनों लाशों के साथ ही थाने पर जाऊंगा और थाने को ये बताऊंगा कि ये मैंने ही किया है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पूरा थाना पिन ड्रॉप साइलेंस, बिना शोर किए उसकी बात को सुनता रहा। दोनों लाशें उस डीसीएम से उतारी गईं, थाने पर ही उसका पंचायतनामा भरा गया और उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने जब वहाँ मौके पर पहुंची तो लोगों से पूछताछ शुरू की कि ये ऐसा कह रहा है, क्या गलत है, ये क्या सही है। लोगों ने एक स्वर में कहा कि बिल्कुल सही कह रहा है। लोगों ने पूछा ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। बोले साहब 15 साल हो गए, लेखचंद्र और अंगूरी देवी के संबंधों की चर्चा पूरे गांव में है। इस बात को सब लोग जानते हैं। कई कई बार पंचायत हुई, कई कई बार इसकी जो लड़की पूजा है उसके पति और वो लड़की पूजा, मृतका अंगूरी देवी का की बेटी और उसका दामाद, वो भी आए। लेखचंद से बुला के उन्होंने कहा कि भाई उम्र हो गई आपकी, आपको ये सब शोभा नहीं देता। और अपनी माँ को भी पूजा ने समझाया कि बहुत बदनामी हो चुकी, अब ये छोड़ दीजिए, इसका पीछा छोड़ दीजिए। और उस समय भरी भरी पंचायत में, घर की ही पंचायत थी, कोई बाहर का नहीं था, भरी पंचायत में अंगूरी देवी ने ये कहा कि आप लोग अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं लेखचंद के बिना जी नहीं सकती। ये मैं वो बयान बता रहा हूँ जो कि इस डायरी में लिखा हुआ है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती। उसकी बेटी पूजा ने ये अपने बयान में बताया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी मेरी माँ। उस दिन के वाक़ये के बारे में बताया कि जो पत्नी थी सुनीता, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार जो मृतका का बेटा था, उसकी पत्नी सुनीता अपने 3 बच्चों के साथ घर में सो रही थी। इसी बीच में उसे दरवाज़ा खुलने का खटका हुआ। ये समझ के कि ऐसा न हो कोई चोर भीतर घुस रहा हो, वो फ़ौरन अपने कमरे के बाहर आई
तो लेखचंद और अंगूरी देवी, मतलब अंगूरी देवी ने वो दरवाज़ा खोला था और लेखचंद्र और अंगूरी देवी वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। ये देख के सुनीता ने उनको टोका और ये कहा कि भाई ये रात में क्या तमाशा है, तुमको आना था दिन में आते, ये रात में, तुम चले जाओ यहाँ से। इतना कहना था कि अंगूरी देवी ने एक थप्पड़ अपनी बहू सुनीता को मार दिया कि तुम अपने कमरे में जाओ, तुम अपना काम करो, हमारे बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। बहू ने अपनी सास को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लेखचंद्र से उलझ गई और उससे कहा कि तुम अभी तुरंत घर के बाहर जाओ। लेखचंद ने उसे एक लात मार दी और सुनीता वहीं पर गिर पड़ी, भागकर कमरे में गई और भागकर कमरे में जाने से पहले उसने देखा कि ये दोनों भागकर कमरे के भीतर गए और लेखचंद या अंगूरी देवी ने कमरे को भीतर से सिटकिनी लगा ली, लॉक कर दिया। लेखचंद बाहर नहीं गया। भीतर जाकर उसने अपने पति राजकुमार को फ़ोन किया। ये बात है करीब 12 बजे की, रात में 12 बजे की। राजकुमार उसकी अपनी डीसीएम थी, वो डीसीएम खुद ही चलाता था और बच्चों के पालन पोषण के लिए उसी से जो पैसा उसको मिलता था माल की ढुलाई में यहाँ से वहाँ तक, उसी से उसका काम चलता था। उसने अपने पति राजकुमार को बताया कि मेरे साथ अभी अभी ये हुआ है। लेखचंद रात में 10:30 या 11 बजे के आसपास आया। सासू माँ ने या तुम्हारी माँ ने उसको खोला दरवाज़ा, दोनों अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। मैंने टोका, माँ ने मुझे थप्पड़ मारा और फिर जब मैं लेखचंद को एक कमरे में अपनी सास के कमरे में जाने से रोकने की कोशिश करने लगी और कहने लगी कि तुम वापस जाओ, उसने मुझे जोर से लात मार दी, मैं गिर पड़ी। गुस्से से तमतमाया राजकुमार, उसने कहा कि तुम 1 घंटे 1.5 घंटे इंतज़ार करो, मैं थोड़ा दूर पर हूँ, सामान उतार रहा हूँ। करीब 2 बजे के आसपास राजकुमार अपनी डीसीएम लेकर आ गया। दरवाज़ा खोला उसकी पत्नी सुनीता ने और वो सीधे भागकर उनके कमरे में गया, अपनी माँ के कमरे में। माँ के कमरे में जब जोर से धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया और उसने भीतर अपनी माँ और लेखचंद्र को निर्वस्त्र आपत्तिजनक स्थिति में देखा। गुस्से से पागल हो गया राजकुमार। उसने लेखचंद को वहीं गिरा के सीने पे सवार होकर उसका गला दबाना शुरू किया। माँ की चुन्नी खींचकर उससे उसका गला कसने लगा। माँ ने इसका विरोध करना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। तब सुनीता ने उसको गिरा दिया, उसका मुंह बंद कर लिया जोर से। और थोड़ी देर में जब लेखचंद शांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई उसकी, तो उसी चुन्नी से सुनीता ने अपनी सास का गला घोट दिया। दोनों को मारने के बाद उनको लगा कि अब इसमें आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए। पति पत्नी ने मिलकर कहा कि चलो रात में ही इसी डाले में इस गाड़ी लाश को रख के यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर ले जाकर कहीं सड़क के किनारे फेंक देंगे। इस बात के लिए राजकुमार राजी नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, हम ये दोनों लाशें लेकर, तुम भी मेरे साथ चलना, हम दोनों लोग थाने पर चलेंगे। थाने पर सारी बात बताई जाएगी, वहीं लाश दिखाई जाएगी, पुलिस जो समझे वो करे। दोनों रात भर इन्हीं दोनों लाशों के बीच में के पास बैठे रहे और इस बीच में सुनीता ने अपनी ननद पूजा को फोन किया। उसने ये बताया कि माता जी नहीं रही, तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। और सवेरे ही सवेरे वो पहुंच गई वहाँ पर पूजा घर पर। उस समय दोनों बॉडीज को लाद कर ये पति पत्नी थाने की तरफ जा रहे थे। राजकुमार ने अपनी बहन पूजा से कहा कि तुम बच्चों को संभालो, हम थाने तक जा रहे हैं, हमारे बच्चों को भी संभालो और अपने बच्चे जो लाई हो उसको भी संभालो। और ये कह के डीसीएम पर
वो दोनों डेड बॉडीज लाद के वो वहाँ से चले गए थे। फिर पुलिस ने लेखचंद के घर जाकर बात की कि तुमको क्या पता लगा। पड़ोसियों से बात की। पड़ोसियों ने कहा साहब जाड़े की रात है और हमने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ सुना नहीं। एक तो यहाँ पर सियारों की इतनी आवाज़ आती है कि अगर कोई चिल्लाया भी होगा तो सियारों की जो ह्यूमन वॉइस जैसी होती है उसके आगे हम लोगों ने किसी के चिल्लाने की इसकी बात नहीं सुनी। लेखचंद के पिता जयराम से पूछा गया तुम्हें इसके बारे में क्या जानकारी है। तो जयराम ने कहा कि देखिए वो शाम को अंगूरी देवी के यहां गया था और सवेरे सवेरे ये हल्ला हुआ कि लेखचंद और अपनी मां की बॉडी को लेकर वो थाने पर गया है राजकुमार। पुलिस ने उससे पूछा कि वो कल ही गया था कि ज्यादा। उसने कहा नहीं साहब रात में वो कभी कभी अंगूरी के पास जाता था, देर रात तक वहीं रहता था और फिर वहां से सवेरे घर आ जाता था। पुलिस ने फिर कहा कि जब तुमको ये पता था, तुम ये जानते थे, तो तुमने अपने बेटे को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं। तुम्हारी भी बहू है, तुम्हारे बेटे के भी बच्चे हैं। उसने कहा साहब वो उनके परिवार वालों ने उसको भी बहुत समझाया, गांव वालों ने हमारे लड़के को भी समझाया, हमने भी समझाया, लेकिन दोनों ही किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। खैर जयराम की ही तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। मुकदमा हत्या की धाराएं जो बीएनएस में हैं, धारा 103 और 3/5 यानी जो पहले 302 201 होता था, 302 हत्या और 201 यानी लाश को छिपाना या घटना स्थल को डिस्टर्ब करना। इन दोनों के तहत पुलिस ने केस दर्ज कर लिया राजकुमार और उसकी पत्नी सुनीता के खिलाफ। खैर इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कल इन्हें जेल भेज दिया। परसों या नरसों इन्हें जेल भेज दिया गया। गांव वालों ने भी, सब लोगों ने और जयराम ने भी यानी लेखचंद के पिता ने भी यही बताया कि इन दोनों के संबंध थे और 15 सालों से थे। थोड़ी अजीब सी बात ये सुनने में लगती है, लेकिन यही फैक्ट था आज की घटना। मतलब अब क्या कहा जाए, क्या समय आ गया, क्या ज़माना आ गया। और जैसे लोग कभी कभी कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन कोई पैमाना नहीं है। हमने सतयुग नहीं देखा, हमने द्वापर नहीं देखा, तो इसलिए हम ये टिप्पणी नहीं कर सकते कि ये कलयुग है कि नहीं है। लेकिन आज इस घटना से तो यही लगता है कि बिल्कुल कलयुग चल रहा है और घोर कलयुग चल रहा है। अगर ये बात झूठी होती कि कलयुग नहीं चल रहा है, कलयुग की जो विशेषताएं बताई गई हैं जहां इन सभी युगों का जिक्र है, तो 45 साल की एक महिला जिसका बेटा बड़ा है, उसकी शादी हो गई है, उसकी बहू है और उसके 3 बच्चे भी हैं, ऐसी महिला का प्रेम प्रसंग 15 साल से चल रहा है अपने पड़ोसी के साथ, जो उसके घर के ठीक सामने रहता है। खैर किसका किससे संबंध है ये उसकी पसंद व्यक्तिगत और नापसंद भी व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत सवाल है या ये व्यक्तिगत बात है कि दो लोगों के बीच कि वो पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। लेकिन अगर ये 15 सालों से छिप छिप के मिल रहे होते या बात कर रहे होते, एक साथ दिखाई पड़ते, तो शायद इतनी टोका टोकी न होती कि भाई 2 अधेड़ लोग हैं, मिल रहे हैं, गांव के हैं, कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। लेकिन महिला के घर पर ये पुरुष यानी प्रेमी महिला के घर पर जिसमें जवान बहू और 3 बच्चे रह रहे हैं, वहाँ घर के भीतर चले जाना, वहाँ घर के भीतर जाकर प्रणय निवेदन करना, ये तो कोई बददिमाग या बदमिजाज आदमी ही कर सकता है। सामान्य सोच का आदमी
ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वाकई ये हिम्मत का काम है। आपत्ति बहू ने इस पर आपत्ति की कि भाई आप क्यों आते हैं, इतनी रात में क्यों आए। तो उसे लात घूंसों से मारा और वहीं बना रहा, बहू के सामने ही अंगूरी देवी को लेकर उसके कमरे में चला गया और बना भी रहा और अपने काम क्रीड़ा में व्यस्त रहे दोनों। तो एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। इस तरह की सिचुएशन या ऐसे दृश्य ये सामान्य नहीं है, कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है, बल्कि ऐसा बहुत रेयर होता है। ऐसा व्यवहार, मतलब इस तरह का व्यवहार चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे, उसको इधर स्थानीय भाषा में थेथरई कहते हैं। ये दोनों की थेथरई थी, बेशर्मी कह लें, बहुत से शब्द हैं इसमें, लेकिन सामान्य बोलचाल में से थेथरई ही कहते हैं। न परिवार का कोई डर, न समाज का कोई डर, न उम्र का लिहाज, न उस स्थान की कोई फिक्र जहां ये पाप किया जा रहा है। 15 सालों से चल रहे इस पाप का घड़ा शायद अब भर गया होगा और एक दिन ये होना ही था। पुलिस ने जब प्रेमी लेखचंद जिसकी हत्या हुई उसके पिता से पूछा तो उसने ये नहीं कहा कि साहब रात में निकले थे, कहाँ गए मुझे नहीं पता। बड़ा सामान्य सा स्टेटमेंट होता, सब कुछ जानते हुए भी अगर पुलिस को वो ये बात बताता। लेकिन उसने साफ साफ बताया कि शाम को वो अंगूरी देवी के घर पर गया था। पुलिस ने पूछा क्या कल ही गया था कि पहले भी कभी जाता था। उसने कहा नहीं साहब, बराबर जाता था, रात में बहुत देर तक उसके यहाँ रुकता था और सवेरे वहाँ से आता था। ये बात उसके मृतक लेखचंद के पिता ने पुलिस को बताई। तो अब ये बात भी है कि अंगूरी देवी के घर में जब वो रात में जाता था तो न तो वहाँ वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने जाता रहा होगा और न ही रात में अंगूरी देवी के साथ भारत चीन संबंधों पर कोई चर्चा करने जाता होगा। सब जानते हैं, मेरे सुधी श्रोता भी जानते हैं कि जैसे लेखचंद के परिवार को और अंगूरी देवी के परिवार को पूरा पता था कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, और आप भी समझ गए होंगे इतनी देर तक ये अपराध की घटना सुनने के बाद कि उन दोनों के बीच आखिरकार क्या चल रहा होगा। कहने का मतलब ये कि अति हो गई थी और ऐसे में वही होना था जो अंगूरी देवी और लेखचंद के साथ हुआ। देखिए, वैसे तो अपराध हुआ, बेटे और बहू ने मां और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। अपराध किया, ट्रायल होगा और सजा भी होनी चाहिए। पर ऐसा लगता है कि जो ये दोनों कर रहे थे, उन दोनों का ये कृत्य, उस पर नियति ने पहले से ही लिख दिया था कि यही होना है जो हुआ। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।